हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे नवोदय विद्यालय का ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है। एक्चुअली बहुत सारे दिन से मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट में बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप ट्रांसफ़र पॉलिसी पर वीडियो बनाएं, क्योंकि उनके मन में डाउट है कि क्या मैं हार्ड एरिया में अगर सिलेक्ट हो जाता हूं, कि मेरा अगर पोस्टिंग इनिशियल पोस्टिंग हार्ड एरिया में मिल जाती है तो क्या हमेशा के लिए हार्ड एरिया में रहेगी या बाद में मैं ट्रांसफ़र करा सकता हूं। ये सारे मन में डाउट था, तो हमने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं। और मैं बहुत दिन से वीडियो इस पे इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि इसका जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है दोस्तों 47 पेज में है और इसे पढ़ने समझने में मुझे टाइम लगा। और मैं भी जॉब करता हूँ दोस्तों, तो मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है, तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके इसे पढ़ा और आपको 15-20 मिनट में समराइज़ करके बताऊँगा। अगर आपको इससे अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो जो ट्रांसफ़र पॉलिसी 2021 है, जो लेटेस्ट आया है, लेकिन उससे पहले क्या था, कैसे होता था, वो भी थोड़ा समझ लेंगे बेसिक में 1-2 मिनट के अंदर में। तो यहाँ से देखते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे-कैसे इसका ट्रांसफ़र पॉलिसी। तो इनिशियल ट्रांसफ़र सिस्टम क्या था? तो प्रायर टू ईयर 2012 के पहले क्या होता होता था कि मैनुअल ट्रांसफ़र सिस्टम होता था बेस्ड ऑन कंसेंट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एम्प्लॉयी। जो एम्प्लॉयी पार्टिसिपेट करते थे, उनका काउंसलिंग होता था, उसके आधार पे मैनुअली रूप से ट्रांसफ़र होता था। लेकिन 2012 में क्या हुआ, अब धीरे-धीरे जो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद फाइनल में समझेंगे। तो 2012 में क्या हुआ दोस्तों कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफर पॉलिसी डेटेड 4/4/2012 को। तो इसमें मैनुअली जो होता था उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा गया है विद टेन्यूर बेस्ड ट्रांसफर। पहले कोई टेन्योर का कोई लेना देना नहीं था। इनिशियल ज्वाइनिंग है तब भी आप करा सकते थे, लेकिन इसके बाद क्या किया गया, टेन्योर कर दिया गया कि 3 साल आपको न्यू ज्वाइनिंग में होना ही है, इस टाइप से। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफर और डिस्प्लेसमेंट काउंट ऑफ ट्रांसफर था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इस आगे धीरे धीरे समझेंगे। उसके बाद रोटेशनल ट्रांसफर पॉलिसी भी 2012 में आ गया। इंट्रोडक्शन ऑफ रोटेशनल ट्रांसफर पॉलिसी फॉर रीजनल लैंग्वेज टीचर्स। जो रीजनल लैंग्वेज टीचर होते हैं, जैसे आपका बंगाली हो गया, उर्दू हो गया, कन्नड़ हो गया, उनके लिए क्या नियम है वो इंट्रोड्यूस किया गया 2012 में। ए सेपरेट पॉलिसी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ जनरल ट्रांसफर पॉलिसी। इसी में आपको रोटेशनल ट्रांसफर पॉलिसी भी देखने को मिलेगा आगे चल के। उसके बाद फिर 2015 में आया ट्रांसफर गाइडलाइंस 2015। इसमें क्या हुआ कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्रायोरिटी कैटेगरी का इंट्रोडक्शन हुआ। जैसे कि कोई मेडिकल ग्राउंड पर ले सकता है, कोई सिंगल लेडी के आधार पर ले सकता है, चाहे फिर आपका हो गया डीएफआर हो सकता है, ड्यू फॉर रिटायरमेंट के आधार पर ले सकता है। ये सब प्रायोरिटी कैटेगरी। चाहे स्पाउस केस पर ले सकते हैं, अगर आपकी पत्नी, हस्बैंड या वाइफ कहीं जॉब कर रहे हैं। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए दोस्तों, कॉन्टेक्चुअल में नहीं होगा, ठीक है। तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा ट्रांसफर में। तो इसका इंट्रोडक्शन हुआ 2015 में। ट्रांसफर गाइडलाइंस 2017 में भी कुछ आया, शिफ्ट फ्रॉम मैनुअल ट्रांसफर सिस्टम टू ऑनलाइन। अभी भी आपका मैनुअल ही चल रहा था। 2012 में बस आपका हुआ था कि टेन्योर ऐड कर दिया गया था। 2015 से पहले कोई टेन्योर वगैरह नहीं था। और फिर 2017 में क्या हुआ, शिफ्ट फ्रॉम मैनुअल ट्रांसफर टू ऑनलाइन ट्रांसफर। यहाँ 2017 में ऑनलाइन सिस्टम से चालू होने लगा। उससे पहले ऑफलाइन मोड में होता था ट्रांसफर। फिर 2015 में कुछ और ऐड हुआ कि इंट्रोडक्शन ऑफ लॉक इन पीरियड, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटेक्टेड डीम। तो लॉक इन पीरियड क्या होता है दोस्तों कि जैसे न्यू ज्वाइनिंग करते हैं तो उनको एरिया के आधार पर, जैसे वेरी हार्ड एरिया, सेमी हार्ड एरिया और हार्ड एरिया, प्लेन एरिया, इनके आधार पर उनको कुछ लॉक इन पीरियड रखा गया है और पोस्ट पर भी डिपेंड करता है। तो लॉक इन पीरियड किसके लिए क्या है, जितना लॉक इन पीरियड है उतना आपको इनिशियल पोस्टिंग के जगह पर रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ट्रांसफर करा सकते हैं। तो वो लॉक इन पीरियड कितना है कौन से पोस्ट के लिए, तो वो आगे देखेंगे। उसके अलावा प्रोटेक्टेड डीम्ड का भी एक कॉन्सेप्ट आया। यह उसके लिए है जैसे कोई स्पाउस केस पे है, चाहे मेडिकल ग्राउंड पर कहीं पोस्टिंग लिया है, तो वो उसका कुछ वजह है वहाँ पोस्टिंग लेने का। जैसे मान लो कि मेडिकल ग्राउंड पर लिया है तो हो सकता है उसका वहाँ इलाज चल रहा हो, इसके लिए वो लिया होगा। तो उसका टेन्योर खत्म भी हो जाएगा तब भी वह रह सकता है। उस स्टेट उसके पोस्टिंग को प्रोटेक्टेड डीम्ड कर दिया जाता है, ताकि वहाँ पर ही कोई दूसरा न ले, वहाँ दूसरा कोई अप्लाई नहीं कर सके। समझे दोस्तों? तो इसलिए उसको प्रोटेक्टेड डीम्ड
कर दिया जाता है। इसको और आगे डिटेल में समझेंगे। कॉन्सेप्ट ये वाला प्रोटेक्टेड डिम्ड है, जैसा कि बता दिया, कॉन्सेप्ट मार्क एन एम्प्लॉय प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। तो उसको डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट किया जाए। इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल लेडी का भी कॉन्सेप्ट आया है। तो प्रायोरिटी कैटेगरी फॉर विडो, इसमें विधवा को किया गया, विधवा भाई फीमेल होते थे उनको सिंगल लेडी में शामिल किया गया। लेकिन आगे चल के अनमैरिड जो गर्ल है उनको भी इसमें शामिल किया गया, चाहे कोई डाइवोर्सी है लेडीज, उनको भी इसमें शामिल किया गया, जो आगे चल के आप देखेंगे। उसके अलावा फिर 2018 में ही कुछ क्लेरिफिकेशन आया, कि क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग प्रोटेक्टेड डीम्ड स्टेटस ऑफ स्पाउस केसेज। स्पाउस केस पर अगर प्रोटेक्टेड डीम्ड है तो उसके बारे में क्लेरिफिकेशन आया। क्या आया? क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग टेंटेटिव नेचर ऑफ वैकेंसी, ये सब आया। ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर सिंगल लेडी के बारे में और एक बाद में धीरे धीरे अपडेट होते रहा, कि डाइवोर्सी लेडी है वो भी इसमें आ सकती है, अनमैरिड लेडी यानी अनमैरिड लेडी मैंने गर्ल हो गए तो वो भी इसमें आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर 30/5/2019 को फिर से क्लियरिफिकेशन आया, इसमें आया कि क्लियरिफिकेशन रिगार्डिंग प्रोटेक्टेड डीम्ड बीइंग नॉट ए वैकेंसी। प्रोटेक्टेड डीम्ड है तो वहाँ पर वैकेंसी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफर ड्राइव जब होगा तो जिस जगह पर प्रोटेक्टेड डीम्ड पोस्ट है वहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। केवल डीम्ड है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड डीम्ड का जगह पर अप्लाई नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड डीम्ड का मतलब है कि वहाँ पर उसका टेन्यूर खत्म हो गया उस आदमी के, फिर भी वहाँ है, लेकिन वह किसी प्रायोरिटी आधार पर है, ठीक है। और केवल डीम्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ उसका टेन्यूर खत्म हो गया है लेकिन वह वहाँ से गया नहीं, तो उस जगह पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिर 2019 में फिर से रिवीजन ऑफ हार्ड स्टेशन, इसमें क्या हुआ, रिवीजन ऑफ लिस्ट ऑफ वेरी हार्ड स्टेशन का एंड इंट्रोडक्शन, इसमें सेमी हार्ड स्टेशन को भी इंक्लूड किया गया, फिर कुछ जगह को सेमी हार्ड बना दिया गया। और इस जो लिस्ट था वेरी हार्ड एंड सेमी हार्ड को उसको अपडेट किया गया, ठीक है। जैसा कि आपको बता दिया था कि कॉन्टेक्चुअल जॉब में अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड है तो आपको स्पाउस के पर प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा। उसके बाद फिर 2020 में ट्रांसफर गाइडलाइंस आया, उसमें क्या हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ सेमी हार्ड स्टेशन एंड इट्स मैंडेटरी टेन्यूर। सेमी हार्ड स्टेशन का इंट्रोडक्शन हुआ एंड वहाँ कुछ मैंडेटरी टेन्यूर कर दिया गया कि आपको वहाँ इतने साल रहने हैं, जो कि आगे देखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन इन पोस्टिंग ऑफ एनवीएस स्पाउस इन होम डिस्ट्रिक्ट। होम डिस्ट्रिक्ट में आप आपके एनवीएस का जो स्पाउस है वो पोस्टिंग नहीं ले सकते, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस हुआ। अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ नो डिस्प्लेसमेंट फॉर एम्प्लॉय ऑफ कार्डर बिलो जीएसए। जीएसए के बिलो के जो कार्डर हैं, जैसे आपका मेस हेल्पर हो गए हैं, एमटीएस हो गए हैं, जब प्लम्बर हो गए, ईसीपी, ड्राइवर, कुक, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, चौकीदार, ये सब जैसे के बिलो हो गए हैं, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के बिलो, तो इनका क्या है था कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। एक टेन्योर अगर कंप्लीट कर लिए हैं तो फिर भी इनका डिस्प्लेसमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अलॉन्ग विथ इंट्रोड्यूसिंग होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग फॉर दीज कार्डर। और ये जो है पोस्ट, जैसे आपका हो गया मेस हेल्पर, चौकीदार, ईसीपी, ड्राइवर, कुक, लैब अटेंडेंट, ये अपने होम डिस्ट्रिक्ट में भी पोस्टिंग ले सकते हैं। इनको छोड़ के बाकी किसी भी पोस्ट के लोग अपने होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग नहीं ले सकते। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा मतलब समझ में आ रहा होगा। तो आप आगे देखते हैं दोस्तों, केवल इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ही देखेंगे, क्योंकि पूरा डिस्कस करेंगे तो 2-3 घंटा में भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर इसके आएगा क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग मैंडेटरी 5 ईयर टेन्योर फॉर रीजनल लैंग्वेज टीचर ऑफ आउटसाइड नेटिव स्टेट। ये इतना ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर ये आ गया कि टेन्योर था, चेंज इंक्लूड अप्रूव्ड बाय एग्जीक्यूटिव कमिटी इन 2021 टू बी इम्प्लीमेंटेड। शिफ्ट इन टेन्योर ऑफ एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर ट्रांसफर फ्रॉम 10 ईयर टू 7 ईयर, 10 ईयर टू 7 ईयर ट्रांसफर के लिए कर दिया गया। पहले 10 ईयर कंप्लीट हो जाता, उसके बाद ही आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते थे, तो अब 7 ईयर 7 ईयर कर दिया गया। और एक इसके लिए था दोस्तों, जो खुद के मतलब कि खुद ट्रांसफ़र लिए हैं, अगर मान लो खुद ट्रांसफ़र लेके अपने पसंद की जगह पर गए हो,
तो पहले होता था कि आप 10 साल के बाद ट्रांसफ़र करा सकते थे, लेकिन अब ये हो गया कि आप 7 साल के बाद ट्रांसफ़र करा सकते हो। ये न्यू जॉइनिंग वाले के लिए नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग प्रायोरिटी टू डीएफआर, डीएफआर जैसा कि बताया था, ड्यू फॉर रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट के एक नज़दीक पहुँच गए हैं। कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय फॉर सीकिंग ट्रांसफ़र, पुटिंग ऑफ कैप ऑफ 5 years ऑन ट्रांसफ़र टेकन ऑन एनी ऑफ द प्रायोरिटी कैटेगरी, ठीक है। तो जैसा कि जो रिटायरमेंट के नज़दीक पहुँच गए हैं, तो उनको 5 साल कंप्लीट हो जाएगा तो वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं। रेस्ट्रिक्टिंग लाइफ टाइम प्रोटेक्शन टू 15 ईयर्स फॉर प्रायोरिटी कैटेगरी। पहले क्या होता था कि प्रायोरिटी आधार पर कोई प्रमोशन अथी लिया है ट्रांसफ़र, जैसे कि मेडिकल ग्राउंड पे या स्पाउस केस पे, तो उनका लाइफ टाइम उस जगह पर रह सकते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि 15 साल से ज़्यादा वो नहीं रह सकते। मेडिकल ग्राउंड या प्रायोरिटी किसी भी प्रायोरिटी कैटेगरी पर आधार पर लिए हैं, तब भी 15 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते। इसका यह मतलब है दोस्तों। अब आगे के पॉइंट है कि कंपलसरी पोस्टिंग ऑन डिस्प्लेसमेंट टू हार्ड एंड डिफिकल्ट स्टेशन बिलो 45 ईयर्स। अगर 45 ईयर्स से कम का आपका यदि ये मतलब एज है और 15 साल आपके कंप्लीट हो गए हैं, फिर भी और अपने कभी भी हार्ड स्टेशन या सेमी हार्ड या वेरी हार्ड नहीं गए हैं, और 15 साल कंप्लीट होने के बाद आपने ट्रांसफ़र ड्राइव भी अपना अप्लाई भी नहीं किया, तो आपको वेरी हार्ड, सेमी हार्ड कहीं भी भेजा जा सकता है, अगर 45 साल एज नहीं हुआ है तो। 45 साल अगर आपका एज हो गया है, मतलब आपका एज, तो फिर आपको वेरी हार्ड, सेमी हार्ड में या हार्ड में नहीं भेजेंगे वो। अब ये तो बेसिक समझ लिया, अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे। जो इस पीडीएफ में क्या क्या इन्होंने बताया है कि ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ट्रांसफर पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ब्रॉड कैटेगरी ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर कितने के आधार पर होता है, टाइप्स ऑफ वैकेंसी, जैसे बताया था कि डीम्ड, प्रोटेक्टेड डीम्ड, और एक वैकेंसी, तो वो सब क्या क्या होता है, डिजिटी क्राइटेरिया, नॉर्मल ट्रांसफर के लिए यानी नॉन प्रायोरिटी पर, और एक प्रायोरिटी बेसिस पे, दोनों के लिए क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। ये भी देखेंगे। हार्ड स्टेशन कौन कौन से हैं, वेरी हार्ड कौन से हैं, सेमी हार्ड कौन से हैं, ये सब देखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफ़र क्या होता है, ये भी देखेंगे। और बहुत सारा दोस्तों है, तो आप धैर्य बनाए रखें और शुरू से अंत तक देखें। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी प्रायोरिटी ट्रांसफ़र, ये सब है। और देख लो कि रूल्स ऑफ अलॉटमेंट इन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, ये सब क्या होता है। रूल्स ऑफ टाई ब्रेकिंग रोटेशनल ट्रांसफ़र, ये लैंग्वेज टीचर के लिए होता है। रूल्स फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफ़र, टीए, ये सारी चीज़ देखेंगे दोस्तों। सेफगार्ड अगेंस्ट एक्सटेनियस इन्फ्लुएंस, ठीक है, ये सारी चीज़ देखेंगे। ऑब्जेक्टिव तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव इसलिए है ताकि जो विद्यालय है, स्कूल है, उनमें प्रॉपर स्टाफ को पूरा किया जाए, ताकि नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो हार्ड स्टेशन, सेमी हार्ड या वेरी हार्ड में कोई जाता ही नहीं, इसीलिए ऐसा किया गया दोस्तों। और एक और मकसद है कि जो एम्प्लॉय है वो भी अपनी पसंद की जगह पर जा सकते हैं, जैसे कि ऑप्टिमाइज जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग एम्प्लॉय, ठीक है। और उसके अलावा एम्प्लॉय आर लायबल टू बी ट्रांसफर एनीवेयर इन इंडिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल गाइडलाइंस, जैसे कि आपका ट्रांसफ़र लेंगे तो ऐसे जगह पर अप्लाई करना, जैसे ट्रांसफ़र पॉलिसी में भरोगे तो जहाँ पे वैकेंसी हो, ऐसे जगह नहीं अप्लाई करना जहाँ के प्रोटेक्टेड डीम्ड हो, अगर वैसे जगह करोगे तो आपका होगा नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, प्रायोरिटी फैक्टर सच एज डिसेबिलिटी, सीरियस एलिमेंट, स्पाउस वर्किंग एट ए स्टेशन, सिंगल लेडी में अनमैरिड भी आती हैं, डाइवोर्सी भी आते हैं, एंड विधवा लोग भी आते हैं। ड्यू फॉर रिटायरमेंट, डीएफआर केस, इस आधार पर हो सकता है रीडिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ टू अदर लोकेशन अगेंस्ट अवेलेबल वैकेंसी। ये वाला चीज़ बहुत ज़रूरी है न्यू अपॉइंटमेंट वाले के लिए भी। ए पीरियड ऑफ 2 years आर लॉकिंग सैलरीमेंट अप्लीकेबल ऑन ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफर एंड पोस्टिंग फॉर न्यू रिक्विटी। अगर जो जिसका न्यू रिक्रूटमेंट हुआ है या जो प्रमोशन होके कहीं दूसरी जगह उनका ट्रांसफ़र हुआ है, तो जहाँ भी वो गए हैं
या जहाँ पोस्टिंग हुई है वहाँ कम से कम 2 साल रहना पड़ेगा। 2 साल तक वो किसी भी आधार पर ट्रांसफर नहीं करा सकते, प्रायोरिटी केस के आधार पर भी नहीं करा सकते। अगर 2 साल हो जाता है तो वो मेडिकल ग्राउंड या स्पाउस केस या डी कुछ किसी दूसरे ग्राउंड पर करा सकते हैं, लेकिन 2 साल तक किसी भी बेसिस पर नहीं करा सकते हैं। 2 साल हो जाता है तो वो प्रायोरिटी आधार पर करा सकते हैं। An employee on transfer from one station to other station shall not be considered for request transfer before he/she completes the prescribed mandatory tenure। जैसा कि बता दिया था कि अगर आपने रिक्वेस्ट बेसिस जैसे आपने ट्रांसफर पोर्टल भर दिया और अप्लाई किया पोस्टिंग के लिए किसी दूसरे जगह, अगर आपका वहाँ हो जाता है तो वहाँ कम से कम आपको 7 साल रहना पड़ेगा। पहले यह 10 साल था, अब कम से कम 7 साल रहना पड़ेगा। An employee on initial posting after recruitment या रिक्रूटमेंट या प्रमोशन के आधार पर भी आपका कहीं पोस्टिंग हुआ था विल नॉट बी कंसिडर फॉर रिक्वेस्ट ट्रांसफर। वो रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए बिफोर ही सी कंप्लीट्स द प्रिस्क्राइब्ड मैंडेटरी टेन्योर, यानी 3 साल है दोस्तों, 3 साल को कंप्लीट करना होगा। ये भी 3 साल आपको हार्ड स्टेशन में है, ठीक है, और दूसरे स्टेशन में अलग अलग है। हार्ड के लिए अलग रूल है, वेरी हार्ड के लिए अलग, सेमी हार्ड के लिए अलग, प्लेन के लिए अलग। तो हार्ड के लिए 3 साल है, अब बाकी के लिए कितना कितना है वो आगे आपको बताऊंगा। एन एम्प्लॉय रिक्रूटेड अंडर स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव, जिनका रिक्रूटमेंट स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए के अंदर हुआ है, उनको जितना पीरियड उनके लिखा हुआ है, उनके जब फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तो नोटिफिकेशन में कि आपको कितना साल, 10 साल या जितना भी साल, उतना आपको रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ट्रांसफर करा सकते हैं। For hard station and difficult shall not be considered for transfer out of region before completion of mandatory tenure। ठीक है, तो आप हार्ड स्टेशन या सेमी या नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए सिलेक्ट हुए हैं स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के थ्रू, तो आप उसी रीजन में जब तक रहेंगे तब तक, जब तक कि आपका टेन्यूर कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है दोस्तों, और एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि लीव या absence of any kind of more than 60 days in a single span or 120 days in an academic year counted from April to next March, ठीक ना, in a single span availed by the official shall not be counted for determining total period of stay for deciding eligibility towards seeking transfer। जैसा कि अगर मान लीजिए आपका जॉब लग जाता है, आप 60 दिन से ज़्यादा दिन आप छुट्टी ले लेते हैं एक ही बार में, ठीक है, और पूरे साल में 120 दिन ले लेते हैं पूरे 1 ईयर में, तो आपको जितना भी दिन भी छुट्टी लिए हैं वो आपको जो ट्रांसफ़र के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। इसलिए आप 1 ईयर में 60 दिन से ज़्यादा ना लें, ठीक है? एक बार में 60 दिन से ज़्यादा ना लें, आप पूरे ईयर में 120 दिन से ज़्यादा छुट्टी ना लें, ठीक है दोस्तों? म्यूचुअल ट्रांसफ़र जैसे हुए बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि क्या म्यूचुअल ट्रांसफ़र एनवीएस में होता है? तो दोस्तों म्यूचुअल ट्रांसफ़र आप देख सकते हैं कि शैल नॉट बी परमिटेड इन एनवीएस। म्यूचुअल ट्रांसफ़र एनवीएस में नहीं होता है। नो एम्प्लॉय शैल बी पोस्टेड बैक टू स्टेशन फ्रॉम हियर वेयर ही या शी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। और अगर आपका ट्रांसफ़र जैसे मान लीजिए आपका कहीं पोस्टिंग थे, वहाँ से ट्रांसफ़र होकर कहीं दूसरी जगह हो गया है, तो आपका टेन्योर दूसरे जगह भी कंप्लीट हो गया, तो आप चाहते हैं कि फिर से अपने पुराने स्टेशन पर आ जाएं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। नो एम्प्लॉय शैल बी पोस्टेड बैक टू ए स्टेशन फ्रॉम वेयर ही और शी हैज बीन ट्रांसफर्ड, जैसा कि हम देख सकते हैं। और आगे देखते हैं कि नो एम्प्लॉय ऑफ द विद्यालय एक्सेप्ट ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, कुक, मेस हेल्पर, चौकीदार एंड चौकीदार कम क्लर्क शैल बी पोस्टेड और ट्रांसफर टू हिज और होम डिस्ट्रिक्ट। यानी होम डिस्ट्रिक्ट में भी इसमें नहीं हो सकता, बस ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर यानी ईसीपी, लैब अटेंडेंट, कुक, मेस हेल्पर, चौकीदार एंड चौकीदार कम स्वीपर, इनको छोड़कर, ये जैसे के नीचे आते हैं तो इनको छोड़ के और बाकी को होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा। ट्रांसफर और रिक्वेस्ट विल नॉर्मली बी मेड बिटवीन अप्रैल टू जुलाई। रिक्वेस्ट बेसिस पर यहाँ ट्रांसफर होता है तो वो अप्रैल टू जुलाई के बीच में होगा ऑफ द ईयर। हाउएवर ट्रांसफर ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटी और सीरियस एलिमेंट and it is not practicable to defer the transfer till next year without causing serious danger to the life of the employee. His ailing spouse, son, daughter may be affected by authority at any time during the year।
अगेंस्ट अवेलेबल एक्चुअल वैकेंसी टू इंश्योर, यानी इसके पहले भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा सीरियस इलनेस वगैरह है तो। ठीक है। Transfer order issued by the Samiti on request basis with due approval of the competent authority will normally not be cancelled। यानी रिक्वेस्ट बेसिस पर अगर ट्रांसफर हुआ है तो वह नॉर्मली कैंसिल नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों। और बहुत सारे दोस्तों लोग सोचते हैं कि अगर उनका कोई नेता उता से पहचान है तो क्या वो ट्रांसफर हो सकता है, करवा सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हो दोस्तों कि अटेम्प्ट टू ब्रिंग एनी पॉलिटिकल or other outside influence for transfer on any superior authority of the Samiti shall be treated as misconduct and would be liable for disciplinary action under CCS CCA rules। तो आप ऐसा कोशिश मत करना दोस्तों कि किसी को इन्फ्लुएंस करने की, नेता वगैरह से करवाने की कोशिश मत करना। ठीक है। टीजीटी टीजीटी और नॉन टीचिंग एम्प्लॉय ऑफ प्लेन स्टेशन के जो पीजीटी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड नॉन टीचिंग स्टाफ जिनका एज 45 साल से हु आर 45 ईयर्स और मोर ऑफ एज ऑन कट ऑफ डेट, 45 साल से ज़्यादा हो चुका है, विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टू हार्ड एंड डिफिकल्ट स्टेशन। तो उनको हार्ड एंड डिफिकल्ट स्टेशन पर पोस्टिंग नहीं दिया जाएगा ट्रांसफर के बाद। ठीक है दोस्तों। द क्लॉज नॉट, लेकिन ये 45 अगर, लेकिन अगर प्रमोशन होता है तो 45 साल एज हो गया है उसके बाद भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है। और एक चीज और है, जैसे कि एफर्ट्स विल बी मेड टू इंश्योर दैट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जैसे कि आपने भी बहुत सारा जो अभी डिग्री कराए होंगे उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि हैंडीकैप्ड होंगे या डिसेबल होंगे, तो उनको ऐसा प्रयास किया जाएगा एनजीएस के द्वारा कि उनका पोस्टिंग उनके होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास दिया जाए, उनको दूर ना दिया जाए अगर खाली हो तो। अगर खाली नहीं है तो फिर दूर दे सकते हैं। उसके अलावा वेरियस प्रोविजंस है ट्रांसफर का, किस किस आधार पर ट्रांसफर होता है तो वो देख सकते हैं। तो रिक्वेस्ट ट्रांसफर जैसा कि बताया था, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर, तो ये सब क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। तो जैसा कि रिक्वेस्ट ट्रांसफर क्या होता है कि द ट्रांसफर शैल बी ब्रॉट इनटू इफेक्ट फ्रॉम वन स्टेशन टू अदर स्टेशन अदर based on the request of the eligible employee। Such transfer is applicable to all cadre of employee for availing transfer on request। तो इसके लिए आपको ट्रांसफर ड्राइव में पार्टिसिपेट करना होगा। कोई ट्रांसफर ड्राइव में पार्टिसिपेट कर, जैसे मान लीजिए कहीं पोस्टिंग है तो आप चाहते हैं कि कहीं अपने घर के आसपास इस जिला में ले लें, तो आपको ट्रांसफर ड्राइव में पार्टिसिपेट करना होगा। यही रिक्वेस्ट ट्रांसफर है दोस्तों। डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर क्या है कि आपका टेन्योर कंप्लीट हो गया फिर भी आपने नहीं लिया तो आपको कहीं दूसरे जगह डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है। इसमें हार्ड स्टेशन भी आ सकता है, वेरी हार्ड में भी भेज सकते हैं। इसलिए अपना जैसे ही टेन्योर कंप्लीट होगा तो आप ट्रांसफर ड्राइव में पार्टिसिपेट करें और अपना ले लें पसंद की जगह पे। ठीक है दोस्तों। और जो द ट्रांसफर शैल बी, अच्छा ये है, this transfer shall be applicable to all cadre of employee except driver, lab attendant, electrician, plumber, cook। यानी इस सारे पोस्ट को डिस्प्लेसमेंट नहीं किया जाएगा, उनका टेन्योर कंप्लीट हो गया उसके बाद भी। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर भी है कि द ट्रांसफर विच इज इफेक्टेड बाय द समिति सो मोटो इन द exercise of service and administration as well in public interest through such transfer NVS shall ordinarily redeploy surplus staff at a location against sanctioned vacancy or due to evolution of post at the location। तो अगर किसी किसी जगह पर ज़्यादा स्टाफ हो गए हैं तो उनको एनवीएस क्या रिडिप्लॉय भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों। तो ये सारे नियम हैं। और एक्चुअल वैकेंसी क्या होता है, ये सब सारे एक्चुअल क्या होता है, डिम्ड क्या होता है, प्रोटेक्टेड डिम्ड क्या होता है, ये समझ लेते हैं। ऑल क्लियर कट वैकेंसी आर ऑन डेट इंक्लूडिंग रिटायरमेंट केसेस एज ऑन कट ऑफ डेट शैल बी टेकन एज एक्चुअल वैकेंसी। यानी कि जो वैकेंसी है एंड ट्रांसफर कंप्लीट होने के कट ऑफ डेट से पहले
ट्रांसफ़र मतलब ड्राइव कंप्लीट होने से पहले जो वैकेंसी खाली हो जाएँगी, यानी कोई रिटायरमेंट हो जाएगा, तो वो सारे को एक्चुअल वैकेंसी में काउंट किया जाता है। डीम्ड वैकेंसी क्या होता है कि अगर आपने टेन्योर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद भी आप वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं लिए हैं, तो आपके जो पोस्ट है उसको डीम्ड घोषित कर दिया जाएगा और वहाँ पर ही किसी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों? प्रोटेक्टेड डीम्ड है तो वहाँ पर नहीं किया जा सकता। प्रोटेक्टेड डीम्ड किसी प्रायोरिटी कैटेगरी पर दिया जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सबसे इम्पोर्टेंट है और नॉन प्रायोरिटी कैटेगरी के लिए। प्रायोरिटी कैटेगरी के आधार पर तो हो जाता है कम में, लेकिन नॉन प्रायोरिटी कोई भी प्रायोरिटी नहीं है, उसके आधार पर देखते हैं कि वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एंड ऑफिस सुपरिटेंडेंट, यानी वो इनको 5 साल के में किया जाएगा। ठीक है? पीजीटी टीजीटी इन लोग के 7 साल में। ठीक है? ट्रांसफर। ठीक है? ऑन रिक्वेस्ट एजेंडा। ठीक है? ये इनिशियल पोस्टिंग के लिए नहीं है दोस्तों, इनिशियल पोस्टिंग के लिए नहीं है, कोई खुद के आधार पर ट्रांसफ़र करवाया है। जैसे कि आपने प्राइवेट रिक्वेस्ट बेसिस पर कहीं ट्रांसफ़र करवा लिया है और अगर आप चाहते हैं कि वहाँ से फिर कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवाएं, तो वो उनके लिए है। ठीक है? टीचिंग स्टाफ और ये सब सारे जीएसए के लिए भी 7 साल है। अगर आपने रिक्वेस्ट बेसिस पर ट्रांसफ़र करा दिया है और कहीं दूसरी जगह फिर से ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो 7 साल के बाद करवा सकते हैं। और टीचिंग स्टाफ ये सब के लिए कोई मैंडेटरी पीरियड नहीं है, वो कभी भी करा सकते। सॉरी, 2 साल के लिए है। नो स्पेसिफिक मैंडेटरी टेन्योर। लॉक इन पीरियड ऑफ 2 years shall remain applicable on only if he join स्टेशन ऑन फ्रेश रिक्वायरमेंट। फ्रेश रिक्रूटमेंट इनिशियल में है, इनिशियल ज्वाइनिंग होता है, तो 2 साल इनके लिए भी है, लॉक इन पीरियड रहेगा। लेकिन बाद में अगर ये ट्रांसफ़र करवाते हैं किसी जगह पे या फिर चाहते हैं कि वहाँ से कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र करा ले, तो ये कभी भी करवा सकते हैं। 2 महीना 3 महीना जब मन करे तब करा सकते हैं। इनके लिए कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। लेकिन जैसे एस एस ए यू डी सी वगैरह एल डी सी टी जी टी पी जी टी इनके लिए 7 साल है। प्रायोरिटी कैटेगरी कौन कौन आते हैं? फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गया, सीरियस एलिमेंट यानी मेडिकल ग्राउंड पर हो जाते हैं। उसके अलावा स्पाउस केस भी हो जाते हैं, जैसे आपका हस्बैंड या वाइफ कहीं गवर्नमेंट जॉब में है, आप करवा सकते हैं। उसके बाद सिंगल लेडी भी है। सिंगल लेडी में अनमैरिड गर्ल आ जाएगी, उसका डाइवोर्सी आ जाएगी, उसके बाद विधवा भी आ जाएगी। ठीक है? देख सकते हैं यहाँ विडो लेडी, अनमैरिड लेडी और डाइवोर्सी लेडी। ड्यू फॉर रिटायरमेंट के आधार पर भी आप करवा सकते हैं प्रायोरिटी कैटेगरी में। अब प्रायोरिटी कैटेगरी में है तो किसके लिए कितना कितना है मैंडेटरी पीरियड, वो देख सकते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 2 साल है, एलिमेंट के लिए 2 साल है, स्पाउस कैटेगरी के लिए 2 साल है। ठीक है? ये सब के लिए आप देख सकते हैं। डीएफआर के लिए नो मैंडेटरी टेन्योर। अब फ्रेश रिक्रूटमेंट है, उसके लिए देखते हैं क्या है। Legislative provision for transfer of employee into and out of hard and difficult station, ये देखते हैं क्या है। Another priority of the committee is to pay due attention to employee who अच्छा ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम नॉर्मल प्लेन स्टेशन टू वेरी हार्ड या सेमी हार्ड स्टेशन, तो ये है ऑल कार्डर के लिए 2 साल। ठीक है ना? फ्रॉम नॉर्मल प्लेन स्टेशन टू वेरी हार्ड या सेमी हार्ड, ठीक है ना? ऑन विलिंगनेस तो 2 साल। ठीक है? ट्रांसफर फ्रॉम वेरी हार्ड से वेरी हार्ड से 2 साल में हम करा सकते हैं। एंड ट्रांसफर फ्रॉम हार्ड स्टेशन से कितने साल में करा सकते हैं? 3 साल। एंड सेमी हार्ड से 4 साल। ठीक है? 4 साल में करा सकते हैं। एंड प्लेन स्टेशन से आप करा सकते हैं 2 साल में। ट्रांसफर फ्रॉम नॉर्मल प्लेन टू वेरी हार्ड सेमी हार्ड 2 साल करा सकते हैं। लेकिन इनके लिए तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर इनके लिए कोई मंडेटरी पीरियड है नहीं।
डीम्ड वैकेंसी क्या होता है ये बताएंगे दोस्तों। डीम्ड कितने सालों में घोषित किया जाता है ये देख लेते हैं। एक प्रोटेक्टेड डीम्ड होता है, एक डीम्ड होता है। तो डीम्ड प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ऑफिस कैंडिडेट अगर किसी जगह 5 साल रह गए हैं तो उनका पोस्ट डीम्ड घोषित कर दिया जाएगा। तो इसी तरह से पीजीटी टीजीटी सब 10 साल में रह गए या जैसे तब भी 10 साल में। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर मेस हेल्पर इस सब के लिए कोई भी पीरियड नहीं है। रीजनल लैंग्वेज टीचर के लिए रोटेशनल ट्रांसफर पॉलिसी का अलग से नियम है, तो वो वहाँ देख लेंगे। अब रोटेशनल जो अथी है ट्रांसफर पॉलिसी उनके पे रीजनल लैंग्वेज टीचर पर भी लागू होता है। अगर इन इस लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज का अगर आप टीचर हैं तो ये लागू होगा दोस्तों। इस सारे देख सकते हो उर्दू जम्मू कश्मीर के लिए है। तो दोस्तों आई होप आपको ये ट्रांसफर पॉलिसी समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू।